गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सीके साही इंग्लिश में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्लास को देखा था, आज हम सेकेंड क्लास को शुरू करते हैं। बिना ज़्यादा वक्त लिए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो लोग फर्स्ट क्लास को अटेंड नहीं किए हैं वो लोग फर्स्ट क्लास को आप लोग देख लीजिए, ताकि आपको और अधिक और आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। आज की क्लास आप बेहतर रूप से समझ पाएंगे। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके आप एक बार वीडियो देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो ये हमारा पार्ट 2 है, जो कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्लास 2 का है। शुरू करते हैं सर। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 चीजों का जरूरत होता है। वी नीड 3 एलिमेंट्स टू मेक एनी सेंटेंस, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमें जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। बच्चों का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि सर क्या बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बन सकते हैं? क्या सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बन पाएंगे क्या? तो डेफिनेटली मैं इसका आंसर करना चाहूंगा। याद रखिएगा कि जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जब वर्ब ऑब्जेक्ट को लेता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट को लेती है। जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को हमें देना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को हम यूज कर पा रहे होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, मैंने याद रखिएगा सर, नहीं होती है, जब वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है तो वो वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। देखेंगे कि सेंटेंस से सब्जेक्ट और वर्ब से भी बन सकता है, लेकिन जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखेंगे सर बिना ऑब्जेक्ट का क्या सेंटेंस बन सकता है, देखते हैं सर। याद रखिएगा 2 एलिमेंट से भी सेंटेंस बन सकता है, सब्जेक्ट और वर्ब से हमारा सेंटेंस बन सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रमन प्लेज। हाँ, किसी ने पूछा कि रमन क्या कर रहा है, तो आपने बोला कि रमन खेल रहा है। रमन खेल रहा है तो रमन क्या है? रमन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आया। दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपने यहां पर देखा कि यह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपने सिंगुलर यूज किया, थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब यूज किया। ओके फाइन। लेकिन हमें यह नहीं पता चल पा रहा है कि रमन क्या खेल रहा है। अगर कोई पूछे कि अब रमन क्या खेल रहा है तो हमें बताना पड़ेगा कि रमन चेस खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है या लूडो खेल रहा है या कोई अदर गेम्स को खेल रहा है। अगर मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि रमन चेस खेल रहा है तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। यहाँ पे हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हमें बताना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा यहाँ पे। और हमने बोला रमन प्लेज चेस, रमन प्लेज चेस। तो याद रखिएगा सर, हमने यहाँ पे वर्ब अगर ऑब्जेक्ट लेगा, याद रखिएगा वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। याद रखिएगा कि अगर आप वर्ब को सेंटेंस में पहचान लेंगे, वर्ब का आपका बेसिक्स क्लियर है, तो आप सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। क्योंकि वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, क्योंकि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बन पाता। वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस, वी कैन नॉट फॉर्म एनी सेंटेंस विदाउट हेल्प ऑफ वर्ब। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वर्ब को अगर आप पहचान लेते हैं तो वर्ब के लिए ही यूज होता है ऑब्जेक्ट, और वर्ब के लिए ही यूज होता है सब्जेक्ट। वर्ब के लिए यूज होता है सब्जेक्ट और वर्ब के लिए ही यूज होता है ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब यूज होता है या सब्जेक्ट के लिए वर्ब, नहीं। वर्ब के लिए यूज ऑब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट होगा। जब वर्ब को जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की तो दिया गया वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, और जब वर्ब को जरूरत नहीं पड़ेगी ऑब्जेक्ट की तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ये प्ले कैसा वर्ब हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सर ऐसा करते हैं कि सर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से आप सेंटेंस को बना के दिखाते हैं। आपको कुछ सेंटेंस को लेते हैं, चलिए। बेशक सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से हम सेंटेंस को बना के देखते हैं क्या बन पाता है। हाँ, जैसे हमने लिखा था ही प्लेज, यहां लिखा हमने सी सिंग्स। ओके, वो गाती है, सी सिंग्स। ये सब्जेक्ट हो गया, हमारा वर्ब है। वर्ब को चाहिए सिंग करने का काम, गाने का काम कौन कर रहा है? तो सी, या प्रोनाउन है, नाम पता नहीं है, हम सी बोल रहे हैं। नाउन के बदले में क्या आता है? प्रोनाउन आता है, राइट। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। याद रखिएगा सब्जेक्ट और वर्ब से हमारा सेंटेंस बन गया। मैंने बोला ही रीड्स, हाँ वो पढ़ता है।
अगर हमें बताने की जरूरत पड़ेगी कि सर कोई पूछे कि नहीं क्या पढ़ रहा है, तो हो सकता है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, मैगजीन पढ़ रहा हो, या नोवेल पढ़ रहा हो, या बुक पढ़ रहा हो, तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम सिंपली बताया कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, ही रीड्स। सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, वर्ब के लिए हमने यूज किया सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट। तो याद रखेंगे किसी भी सेंटेंस में वर्ब डिटरमिन करेगा कि अगर वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट तो वर्ब ट्रांजिटिव बन जाएगा, वहीं दूसरी ओर वर्ब को अगर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो वर्ब इनट्रांजिटिव बन जाएगा। अब जैसे यहीं पे इस सेंटेंस को मैं चाहूं 3 एलिमेंट्स में, सी सिंग्स, मैंने लिखा सी, वर्ब हमें चाहिए तो सिंग्स, राइट, सी सिंग्स। क्या गा रही है, तो गीत गा रही है, तो मैंने लिखा सी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है ना। ही रीड्स, मैंने लिखा ही रीड्स अ बुक। अब आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे ये वर्ब कौन है, इसमें वर्ब पहचानना है। सबसे पहले हमें वर्ब पहचानना है, तो सिंग क्या है, सिंग क्या है, क्रिया है। यहां पे रीड्स क्या है, क्रिया है। तो ये वर्ब ऑब्जेक्ट को ले पा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सी क्या है, वर्ब के पहले जो आता है, वर्ब के पहले वो जो आता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और वर्ब के जो बाद में आता है, नॉर्मली जनरली वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा। साधारणतः जनरली सामान्यतः ऐसा होता है। कई बार वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट भी आ सकते हैं, उनको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आप अभी तक शुरुआती क्लास में इतना समझ के रखिए कि किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वर्ब की जरूरत पड़ती है, और वर्ब के लिए हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं। सो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला वर्ब जिसे हम देखेंगे, सर ये वर्ब को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। सर हमने अभी यहाँ पे लिखा बी, आपने देखा ये बी है, बी जो कि एक बेस फॉर्म है। बी एक ऐसा वर्ब है जो कि इसे हम बेस फॉर्म बोले या रूट फॉर्म बोले। रूट का मतलब वो फॉर्म जिससे बहुत सारे फॉर्म बनी हो, डेराइव फॉर्म, इससे बहुत सारे वर्ब को हम डेराइव करेंगे, अलग अलग फॉर्म्स को हम डेराइव करेंगे, और इसे हम बोलते हैं बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मीन्स ओरिजिनल फॉर्म, रूट फॉर्म, जिससे बहुत सारे फॉर्म्स बनते हैं। तो सर बी का अगर हम फर्स्ट फॉर्म को देखेंगे, बी का जो फर्स्ट फॉर्म है, अगर हम इस फर्स्ट फॉर्म को देखेंगे तो इज, एम और आर, इज, एम, आर, ये हमारा बी का फर्स्ट फॉर्म है। याद रखिएगा बी का ये फर्स्ट फॉर्म है। कैसा फॉर्म है ये, बी का फर्स्ट फॉर्म है। और बी बेस फॉर्म खुद भी। बी का सेकेंड फॉर्म को वही देखें तो बी का सेकेंड फॉर्म वाज और वर होता है। इसे हमने बोला वर। सर इसे आप वेयर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वेयर, WSERE, इसे आप वेयर पढ़ते हैं। आपने बोला होगा वेयर डू यू लीव, कई बार आप पूछते हो आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लीव। तो वेयर, इसे हम वेयर पढ़ेंगे और इसे हम वर पढ़ेंगे। सो सेकेंड फॉर्म ऑफ बी इज वॉज एंड वर। सर बी का जो थर्ड फॉर्म है वो हमारा बिन है। याद आ रहा है, आपने मूवी देखा होगा नागिन मूवी, वहां पे बीन, याद आया। बी का थर्ड फॉर्म हमारा बीन होता है, बी का थर्ड फॉर्म हमारा बीन होता है। वहीं बी का कंटिन्यूअस फॉर्म अगर हम देखेंगे तो याद रखिएगा किसी वर्ब में, सर वर्ब में जब हम आईएनजी लगाते हैं, जब वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, खास करके वो वर्ब जब फर्स्ट फॉर्म में हो, अगर उस फर्स्ट फॉर्म में या बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में जब हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म। जैसे ये बेस फॉर्म हमारा है बी, और बी में हमने लगाया आईएनजी, तो बी में आईएनजी ऐड करने से ये हमारा फॉर्म बन गया बीइंग, और इसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस फॉर्म, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस फॉर्म। सो सर हमने अभी देखा कि बी के फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, और बी खुद भी है जो कि बी बेस फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म बी का जो है वो वाज और वर है। थर्ड फॉर्म बी का बीन है, और कंटिन्यूअस फॉर्म बी का बीइंग होता है। तो सर हम देखते हैं कि इन फॉर्म्स को हम अपने सेंटेंस में
इंग्लिश जब हम बोलेंगे स्पोकन इंग्लिश में कैसे हम इसे यूज करेंगे सर, याद रखिएगा जो बी का फर्स्ट फॉर्म है इसे हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। कहाँ यूज करेंगे सर? प्रेजेंट टेंस में। टेंस हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, और जब क्लासेज को फर्दर ये क्लास जैसे हम बढ़ते जाएंगे हम टेंसेज को पढ़ेंगे। तो अभी याद रखिएगा इज, एम, आर और बी ये हमारा प्रेजेंट में नॉर्मली और जनरली ये प्रेजेंट में यूज होता है। वॉज और वर पास्ट में यूज होता है। सेकेंड फॉर्म हमारा पास्ट में यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म हमारा प्रेजेंट में यूज होगा, वहीं थर्ड फॉर्म हमारा परफेक्ट टेंस में यूज होगा। कहाँ पे यूज होगा सर? परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट या तो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट या फ्यूचर, मतलब परफेक्ट में यूज होगा। वहीं पे जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है वो आईएनजी फॉर्म होता है, तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा। अगर बात करें प्रेजेंट में कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कोई एक्शन पास्ट में कॉन्टिन्यूअस था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और कोई एक्शन अगर फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को बताएगा। तो सर अभी हमने ये देखा कि ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट को बताएगा, इसे हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। वहीं सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे। वहीं बीन जो है थर्ड, इसे हम परफेक्ट फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है? यस, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस बीन को हम और डिटेल में पढ़ेंगे कैसे हम बीन को परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, और कॉन्टिन्यूअस में, और बीन जो है जो कि कॉन्टिन्यूअस हमने लिखा ही, इसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझे होंगे। सर बी के अलावा कुछ वर्ब फॉर्म्स को हमें देखिए, जो कि 2-3 वर्ब फॉर्म्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। पहला हमारा हो गया बी फॉर्म्स, और दूसरा जो है हमारा वो है हैव फॉर्म। याद रखेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं और हम पढ़ेंगे अब हैव का फॉर्म। फॉर्म हमारा हैव ही है, वैसे ही इसका फर्स्ट फॉर्म हमारा हैव ही रहेगा, और इसका सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा? हैज। हैव और हैज, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा सर? सेकेंड फॉर्म हम देखेंगे तो हैड हो जाएगा। हैड का सेकेंड फॉर्म जो कि पास्ट टेंस में यूज करते हैं वो क्या है? हैड। हैव का सेकेंड फॉर्म हैड। वहीं हैव का थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों हैड ही होता है। वहीं कई बार आपने हैविंग का प्रयोग भी देखा होगा, और हैविंग का प्रयोग थोड़ा अलग केसेस में किया जाता है, अलग सेंसेस में किया जाता है। उनका प्रयोग हम फर्दर क्लास में डिटेल में उसे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें याद रखना है कि हैव का जो फर्स्ट फॉर्म है, हैव का जो फर्स्ट फॉर्म है, हमारा फर्स्ट फॉर्म है वो हैव और हैज, जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। हैड हमारा सेकेंड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है सर? सेकेंड फॉर्म है, जो कि पास्ट टेंस में यूज होगा, जो कि सेकेंड फॉर्म, जिसे आपने बचपन में V2 बोला था। और ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म का मतलब इसे आप परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। याद रखिएगा कि नॉर्मली हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। याद रखेंगे सर, कोई भी फॉर्म है हैज या हैव या हैड, अगर ये इसमें से कोई भी वर्ब आता है तो इनके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम यूज करेंगे। ठीक उसी प्रकार अब हम नेक्स्ट वर्ब को देखते हैं। डू के फॉर्म को हम देखेंगे सर। डू का जो फॉर्म है ये हमारा डू बेस्ड फॉर्म हो गया, और इससे हम बहुत सारा फॉर्म को हम बनाएंगे। तो डू का जो फर्स्ट फॉर्म है वो डू खुद भी होगा इसमें, और सिंगुलर फॉर्म इसका डज बन जाएगा। फर्स्ट फॉर्म के 2 फॉर्म होते हैं, एक बेस फॉर्म, एक सिंगुलर फॉर्म, जिसको बेस फॉर्म को कई बार हम प्लूरल फॉर्म भी बोल देते हैं। एक्चुअली इसे बेस फॉर्म ही बोलिए, और एस या ईएस लगा के वर्ब को हम सिंगुलर बनाते हैं, जो कि वर्ब चैप्टर में ये डिटेल में जब आप रिटन इंग्लिश की तैयारी करते हो वहां पे इन चीजों को पढ़ना है। सो अभी हम स्पोकन पर्पज से इसे हम समझा रहे हैं। तो डू और डज हमारा फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है। डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, जिसे हम यूज करेंगे पास्ट टेंस में। हमें आपने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म आप प्रेजेंट में यूज करते हो और सेकेंड फॉर्म पास्ट में यूज करते हो। वही डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा सर? तो डू का थर्ड फॉर्म डन होता है। डू का थर्ड फॉर्म डन होता है।
वहीं अगर डू का कंटिन्यूअस फॉर्म बनाने के लिए आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डू में आईएनजी लगाएंगे तो डूइंग बन जाएगा। मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि डू हो या डज हो या डिड हो, इसके बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे आप। डू डज और डिड, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब जो आएगा वो फर्स्ट फॉर्म का वर्ब आएगा, राइट। वहीं पे हैव, हैज और हैड के साथ हमेशा आने वाला जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा। मतलब हैव, हैज और हैड के बाद हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा, ठीक है। और हमने बी का फॉर्म को देखा, और बी का फॉर्म हमने देखा कि बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो इज होता है, एम होता है, आर होता है और बी खुद भी होता है। वैसे ही सेकेंड फॉर्म की बात करें तो वॉज होता है और वर होता है। वहीं बी का थर्ड फॉर्म की बात करें तो बीन होता है, और बी की कंटिन्यूअस फॉर्म की अगर बात करें तो बीइंग हो जाता है, जो कि हमने पढ़ा। ये तीन वर्ब, सो दोस्तों हमने ये तीन वर्ब फॉर्म्स को देखा कि जो कि डू, डज और डिड, इसके बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। वहीं हैव, हैज और हैड, इनके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। वहीं बी का फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, और बी का सेकेंड फॉर्म वाज, वर, और बी का थर्ड फॉर्म बीन, और बी का कंटिन्यूअस फॉर्म बीइंग होता है। ये वर्ब्स के फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम अगले क्लास में जब हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो इन वर्ब को हम समझाएंगे कि कैसे सब्जेक्ट और वर्ब से एक सेंटेंस बनता है। चूंकि आप इनको अभी समझ लेंगे तो आपको इंग्लिश स्पोकन में आपको इंग्लिश बोलने के लिए याद नहीं करना पड़ेगा सर। आप समझ के अगर पढ़ेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप याद करते हो तो आप भूल जाते हो, लेकिन आप जब चीज़ों को समझेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना दोस्तों, बाय।